आर्मी रिलेटेड मूवी तो आप लोगों ने कई सारी देखी होंगी, लेकिन मैं बेट लगा के कह सकता हूँ इस लेवल की मूवी आप लोगों ने शायद ही देखी होंगी। जो असली मूवी लवर्स है उन्हें तो पता ही होगा तुर्किश मूवी कितने टेंस और इंटेंस होते हैं। 2016 की मूवी द माउंटेन 2, जब 7 तुर्की सोल्जर एक लड़की को बचाने के लिए एक ऐसे माउंटेन में जाते हैं जहाँ पर 200 ICS सोल्जर ने पहले अपना डेरा जमा के रखा है। लेकिन सवाल तो ये आता है कि कौन है ये लड़की जिसे बचाने के लिए तुर्की के सबसे खतरनाक एलीट फोर्स में से एक को भेजा जाता है। मूवी के अंदर ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ये मूवी नेक्स्ट लेवल का मास्टरपीस है और एक एक सीन देख के बोल उठोगे बस यही तो मैं देखना चाहता था। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को खत्म करने से पहले उसे कुछ पढ़ने को दिया जाता है और उसी के पास में कुछ लोग लाशों को ले जा रहे होते हैं। तभी लड़की चिल्ला चिल्ला के कहती है तुम लोग मुझे खत्म तो कर सकते हो लेकिन इसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन देख के जो लगता है हमेशा वो सच नहीं भी हो सकता है। असल में ये तुर्की के एलिट फोर्स के मेंबर हैं और हाथ का एक इशारा ही काफी होता है एनिमी के सर पे एम को जाने के लिए और एक हेडशॉट के साथ मेन आदमी का खेल वहीं पर खत्म कर दिया जाता है और थोड़े बहुत बुलेट्स के साथ बाकियों को भी गहरी नींद में भेज दिया जाता है और सैदा नाम की इस लड़की को बचा लिया जाता है। अब तुम लोगों का इंट्रोडक्शन इस टीम से करवा देता हूँ। असल में इस टीम का नाम है स्टॉर्म ब्रिंगर्स। इनका नाम है कॉलोनेल वेसल जो कि इस टीम के मेन लीडर भी हैं और अपने 20 साल के आर्मी लाइफ में कई सारे रेस्क्यू मिशन करके कईयों की जान बचाई है। इनका नाम है मास्टर सर्जेंट मुस्तफा जो कि कॉलोनेल वेसल के सबसे करीबी आदमी है। ये है सर्जेंट एसर। इन्हें देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनकी शारीरिक क्षमता बहुत ही ज्यादा है और किसी का भी खेल अपने हाथों से ही खत्म कर सकते हैं। ये है सर्जेंट बेबर। इनका काम आपको बहुत ही अजीब लग सकता है लेकिन ये बहुत ही कम चीजों के साथ बॉम्ब बना सकते हैं। इनका नाम है एरिक लेकिन आप इनको यहाँ पर स्नाइपर किंग भी कह सकते हो क्योंकि इनकी तरह स्नाइपर बहुत ही कम लोग ही चला सकते हैं। और फाइनली ये दोनों कॉलोनेल वेसल के सबसे फेवरेट स्टूडेंट है बकीर और ऑगस्ट। इनके शॉर्ट रेंज का फाइट बहुत ही गजब का है और फाइट के दौरान हमेशा टीम के शुरुआत में रहते हैं और कॉलोनेल वेसल और सर्जेंट मुस्तफा के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उनका जगह सिर्फ ये दोनों ही ले सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। और ये है सैदा बेलाबेन, एक तुर्की जर्नलिस्ट जो तुर्की और इराक के बॉर्डर में न्यूज कलेक्ट करते हुए फंस जाती है और इसलिए इस टीम को इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन सैदा वॉर के अगेंस्ट जर्नलिज्म करती है और उसे लगता है कि आर्मी वाले बिना किसी रीजन के ही आपस में फाइट करते रहते हैं जिसका सजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। सैदा कहती है कि वहाँ पर मेरे साथ और भी कई सारे लोगों को कैद किया गया था तो आप लोगों ने सिर्फ मुझे ही क्यों बचाया। कर्नल कहते हैं कि हमें तुम्हें बचाने का टास्क दिया गया है और जो हमारे टास्क में नहीं पड़ता है हम उसे नहीं कर सकते हैं। सैदा कहती है कि मैं एक तुर्किश हूँ इसलिए तुम लोग मुझे बचाने आए हो और वो लोग तुर्किश नहीं है इसलिए तुम लोग उन्हें बचाने भी नहीं जा सकते। एक इंसान का फर्ज होता है दूसरे इंसान की मदद करना लेकिन इसमें वो किस देश से आता है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए ना। लेकिन उनकी बातों को कोई भी नहीं सुनते हैं और एक तरीके से फोर्स करके उन्हें वहाँ से ले जाया जाता है और हमेशा की तरह टीम की शुरुआत में बकीर और ऑगस्ट ही होते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये दोनों अपने काम के लिए इतना ज्यादा सीरियस क्यों हैं? जिसका आंसर जानने के लिए हमें इनके पास्ट को देखना पड़ेगा। एक दिन दोनों ठेके में बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि इनको लाइफ में कभी भी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें वो दिन याद आने लगता है जिस दिन उनके कमांडर उनको छोड़ के चले गए थे। लेकिन ये दोनों उस टाइम पे नॉन कमीशन ऑफिसर थे और अब अपने कमांडर का बदला लेने के लिए स्पेशल फोर्स में जाना चाहते हैं। लेकिन पिछले वॉर की वजह से ऑगस्ट के कंधे में फ्रैक्चर और बकीर के पैर में रॉड डलवाया गया है और इसलिए उनको टीम में लेने से मना कर दिया जाता है क्योंकि इनके जैसे मेंबर दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने कमांडर का बदला जरूर लेता। थैंकफुली इनको चांस तो मिल जाता है लेकिन ये ट्रेनिंग नरक से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और 200 लोगों में से सिर्फ 2 ही सेलेक्ट हो पाते हैं। अब कर्नल की एक स्पीच आती है और वो कहते हैं कि अगर तुम में से कोई नेम और फेम के लिए यहाँ पर आया है तो वो पहले ही यहाँ से निकल सकता है क्योंकि तुम्हारी जीत की कहानी किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपी जाएगी। तुम जिंदा हो या मर चुके हो इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और तुम लोग यहाँ से उस दिन ही निकल सकते हो जिस दिन तुम्हारे सांसें बंद हो जाएंगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, एक जाएगा तो 100 को बचा के ही जाएगा। सच कह रहा हूँ गाइस, ऐसे डायलॉग अगर टेररिस्ट को भी सुना दोगे ना तो अगले दिन वो आर्मी में ज्वाइन कर लेगा। अब कर्नल 200 में से टॉप 20 को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें बकीर और ऑगस्ट भी आ जाते हैं। अब 200 में से सिर्फ 20 को ही सेलेक्ट किया जाता है जिससे आप ये तो समझ सकते हो कि ये आम आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान उनके कैप्टन कहते हैं कि याद रखना तुम यहाँ पर डरने के लिए नहीं, डर को भगाने के लिए आए हो और तुम्हारे कंधों पे पूरा देश आने वाला है, इसलिए तुम्हारे कंधे को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा।
अब उन्हें एक टास्क दिया जाता है जहाँ पर उन्हें हाथ में स्पॉन्ज लेकर सर्दियों की मौसम में पूरी रात पानी के अंदर बिताना पड़ता है और अगर किसी के स्पॉन्ज से पानी निकल जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह उन्हें घोड़ों की तरह भगाया जाता है और जब कैप्टन को ये पता चलता है कि बकीर के पैर में फ्रैक्चर है तो उसे एक राउंड एक्स्ट्रा मारने को कहा जाता है। बकीर इसको कंप्लीट करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो हद से ज्यादा थक चुका होता है। तभी कैप्टन कहते हैं कि वॉर के दौरान सिर्फ दो ही चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, पहला तुम्हारा देश और दूसरा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ आदमी। और अगर तुम 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर वापस नहीं आ पाते हो तो तुम्हारे दोस्त ऑगस्ट को निकाल दिया जाएगा। जिसे सुन के बकीर किसी तरीके से अपने रेस को कंप्लीट कर लेता है लेकिन उसे शाबाशी देने की जगह डेली उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का सजा सुनाया जाता है। अब सामने ही इनका फाइनल टेस्ट होता है जिससे पहले उन्हें एक हफ्ते की छुट्टी दी जाती है, जिसके दौरान ऑगस्ट बुक स्टोर में एक लड़की को अप्रोच करता है लेकिन वो लड़की इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। लेकिन दोनों मिलकर कॉफी शॉप में जाने का डिसीजन लेते हैं। वहाँ पर लड़की कहती है कि तुम एक टर्टल की तरह हो। वो टर्टल जो रोड क्रॉस करते वक्त ये सोचता है कि उसका सेल उसे प्रोटेक्ट करने वाला है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और स्मार्ट लड़की को ऐसे टर्टल से दूर ही रहना चाहिए। ये ऑगस्ट के पुराने कैप्टन है लेकिन ऑगस्ट इनको बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाता है। असल में ऑगस्ट एक ड्रीम देख रहा होता है जो कि पास्ट में उसके साथ हुआ था, जिसके बारे में सोच के वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। जब ऑगस्ट की वाइफ उन्हें इन सब चीजों के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि जब मैं वहाँ से वापस आया था तो सबको ये लग रहा था कि मैं बहुत ही बहादुर हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही डरपोक था और सिर्फ बकीर को बचाना चाहता था और अगर मैं चाहता तो शायद कमांडर को भी बचा सकता था। तो अब शायद आपको पता चल गया होगा कि इनका नेचर इतना सीरियस क्यों है। और अब हमारे प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। बकीर और ऑगस्ट टीम के सबसे शुरुआत में चल रहे थे इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो कि उनके रूह को कपाने के लिए काफी था। इसी के दौरान मुस्तफा ने लड़की को कैमरा वापस कर दिया है और सिर्फ उनको रिकॉर्ड करने से मना किया है। पूरी टीम जब यहाँ पर आते हैं तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर करीब 25 लोगों को मार के सैंड में दफनाने के लिए रखा गया था। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका टीम यहीं पर आ रहा है लेकिन वो लोग इसके लिए पहले ही तैयार होते हैं। टीम के वहाँ पर पहुँचते ही एरिफ अपने स्नाइपिंग का जलवा शुरू करते हैं। तभी अचानक इस टीम को कुछ आवाज सुनाई देती है लेकिन असल में यहाँ पर उनके माइक्रोफोन को रखा गया था और एक सिग्नल के साथ ही पूरी टीम को टैंक से ही उड़ा दिया जाता है। वैसे आपको शायद ये चीज पता नहीं होगा कि कर्नल को अपने लाइफ के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वेल, इस मिशन के ठीक कुछ दिन पहले ही कर्नल की बेटी इन सबको दुनिया से अलविदा करके चली जाती है और सिंस कर्नल के फैमिली में और कोई मेंबर भी नहीं है इसे वो भी इस दुनिया में अब रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले वो देश के लिए कुछ अच्छा काम करके जाना चाहते हैं। वेल, जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि इनका मेन टारगेट है सैयदा को सेफ रखना और इसलिए ऑगस्ट सैयदा को गन चलाना सिखा रहा होता है। तभी सैयदा कहती है तुम आर्मी वाले बेवजह ही एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते हो और ये सोचते हो ना कि तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अच्छा, फिर यही बता दो कि किसी को मारने के बाद कैसा फील होता है। तब ऑगस्ट कहता है कि ये कोई फील नहीं, दिल में एक दर्द देके जाता है। लेकिन सैयदा इस जवाब से खुश नहीं होती है और नेक्स्ट टाइम कर्नल से ये पूछती है कि मैंने अपनी जिंदगी भर तुम लोगों के बारे में सिर्फ बुरा भला ही लिखा है तो तुम लोग मुझे बचाने क्यों आए हो? तब कर्नल कहते हैं कि हमें जो टास्क मिला है हम सिर्फ वही कर रहे हैं। जिसे सुन के सैयदा कहती है मुझे बचाना आपका टास्क है लेकिन वो लोग सिर्फ दूसरे देश के हैं इसलिए आप उनको बचाने की कोशिश तक नहीं करोगे। तो तब एरिफ कहते हैं कि अपने सारे बच्चों को तो भगवान भी नहीं बचा पाते हैं लेकिन हम तो फिर भी इंसान हैं। अब वो लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए एक माउंटेन में आ जाते हैं और तभी वहाँ पर उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि एक लड़की को बांध के यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है और उसी के पास में एक और लड़की को रखा गया है। तभी कर्नल कहते हैं कि ये हमारा टास्क नहीं है तो हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन बकीर कहते हैं कि अगर ये काम मैंने कर दिया तो मेरे अंदर और जितना भी इंसानियत बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा और इस वजह से वो लोग उस लड़की को बचाने का डिसीजन लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी गेम शुरू होता है एरिक के लाजवाब हेडशॉट के साथ और दूसरी तरफ टीम भी इनके ऊपर भारी पड़ने लगती है। और शुरू में ही जब बकीर और ऑगस्ट जैसे सोल्जर हो तो डर किसे ही लग सकता है, लेकिन बेबर के हाथ में गोली लगते ही उन्हें ये तो पता चल जाता है कि एरिफ के अलावा भी कोई और भी स्नाइपिंग का जलवा दिखा रहा है। तभी दूसरी गोली ही एरिफ के ऊपर चलाया जाता है और वो 1 सेकंड की वजह से बच जाता है। लेकिन एरिफ के हेडशॉट से बचना तो मेरे दोस्त इम्पॉसिबल ही होता है। तभी लड़ाई के खत्म होने के बाद वो लोग एक सोल्जर को नोटिस करते हैं, उसे पानी पिलाया जाता है और पूछा जाता है कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। साथ ही में उसके शरीर को जानवरों की तरह नोचा गया था जहाँ पर कर्नल बैंडेज लगा देते हैं। सोल्जर कहते हैं कि वो यहाँ पर 80 लोगों के साथ वॉर लड़ने आए थे लेकिन वॉर के दौरान
दौरान वो सामने वालों के सामने टिक नहीं पाते हैं और अब सिर्फ वो अकेला ही बचा हुआ है। कॉर्नेल उसे और भी बैंडेज लगाने जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि इसे मेरी तरफ से आप ही रख लीजिए, लेकिन जाने से पहले मुझे इस दर्द से मुक्ति देकर जाइए। अब कॉर्नेल उस लड़की को बचाने जाती है तो वो लड़की बहुत ही डर रही होती है, लेकिन कॉर्नेल के बैच को देखने के बाद आमीन आमीन बोल के उन्हें गले लगा लेती है। तभी हमें पता चलता है कि जब कॉर्नेल की बेटी सबको छोड़ के गई थी, सब लोग आमीन ही बोल रहे थे, जिस वजह से कॉर्नेल को अपनी बेटी की याद आ जाती है। अब कॉर्नेल अपने वादे को पूरा करते हैं और उस सोल्जर को इस दुनिया से मुक्ति दे देते हैं। अभी इस दिल दहला देने वाले घटना के बाद वो लोग अपना जर्नी फिर से स्टार्ट करते हैं। असल में ये लोग एक लैंडिंग पॉइंट को ढूंढ रहे हैं और लैंडिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। इस बीच ऑगस्ट उस लड़की को एक चॉकलेट देकर उससे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन जब इस लड़की से कुछ पूछा जाता है तो वो कुछ भी कह नहीं पाती है, जिससे आप इतना तो समझ सकते हो कि इस लड़की ने कुछ ना कुछ सहा होगा। सैदा कहती है कि तुर्की के पास तो इतने सारे सोल्जर्स है, तो वो इन सब लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं। असल में सैदा बात तो सही कह रही है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली किया नहीं जा सकता है और यही चीज कॉर्नेल भी सैदा को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि सामने एक मिराट नाम का गांव है, जहाँ पर 30 के आसपास फैमिलीज रहते हैं, जिनमें से आधे इराकी और आधे तुर्कीस हैं। तो वो लोग गांव की तरफ ही अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं। रात में वो लोग एक घाटी में पहुँचते हैं, जहाँ पर कुछ लोग इसे उड़ाने की प्लान कर रहे होते हैं, जिसे देख ये लोग अपने गन में साइलेंसर लगा के इन्हें सुलाने का काम स्टार्ट करते हैं। इस तरफ बकीर जल्द से जल्द बॉम्ब को डिफ्यूज करने का काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ एरिफ को एक बंदा पकड़ के मारने ही वाला होता है। तभी बेब्रास के ऊपर कोई हमला करता है तो एसरेफ आके उसे बचा लेते हैं और एकदम एंड टाइम पे बॉम्ब को डिफ्यूज कर लिया जाता है। वेल गाइस, बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं इस चैनल पे एनिमे रिकैप क्यों नहीं करता हूँ। तो एनिमे रिकैप ना करने का मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है, लेकिन आप में से किसी को अगर एनिमे रिकैप देखना पसंद है तो हमारे सेकंड चैनल को आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है। वेल, घाटी में ही इतना खतरा है तो गाँव में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, इस चीज का सवाल तो रह ही जाता है ना। लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस गाँव में सब आम आदमी ही रहते हैं। तभी वो लड़की भाग के एक औरत के पास चली जाती है, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि वो लड़की इसी गांव में रहती है। तभी गांव के मुखिया इन्हें आज के दिन यहाँ पर रहने और रात को खाने के लिए आमंत्रण करते हैं। इनका मन तो नहीं होता है, लेकिन इस ऑफर को वो लोग रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये गांव वाले बहुत ही काइंड होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक रिटायर आर्मी ऑफिसर भी रहते हैं, जिसका नाम है बोरान। असल में वॉर के दौरान उसकी पैर टूट जाने की वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है और अभी वो इसी गाँव में ही रहते हैं। रात में जब कमांडर हेडक्वार्टर में सारी बातों को बताते हैं तो हेडक्वार्टर से उन्हें बताया जाता है कि अगले दिन दोपहर को इस गांव में 100 ICS सोल्जर आके यहाँ पर लूटपाट मचाने वाले हैं, जिस वजह से उन्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। अब कॉर्नेल को क्या करना चाहिए? एक तरफ ये गांव वाले जो कि दूसरे रिलीजन के होते हुए भी इनकी मदद कर रहे होते हैं, अपने बिना किसी फायदे के रहने और खाने के बंदोबस्त भी कर देते हैं, और दूसरी तरफ है उनका टीम, जिसके हर एक मेंबर को वो अपने फैमिली मेंबर मानते हैं। लेकिन एक सेकंड, आर्मी के लाइफ में फीलिंग्स का तो कोई काम ही नहीं है ना। और वैसे भी 100 ICS सोल्जर के सामने 7 सोल्जर्स क्या ही कर सकते हैं, और इस वजह से ही वो सुबह सुबह इस गांव से निकलने का प्लान कर लेते हैं। रात में वो लड़की अपने माँ से ये पूछ रही होती है कि बाहर की दुनिया किस तरीके से दिखती है, और उसकी माँ उसे पहाड़, समुंदर और नदियों के बारे में बताती है। लेकिन इन सब चीजों को देख के सैदा बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कॉर्नेल को इन्हें बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कॉर्नेल कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सैदा कहती है कि मैंने तो सुना था सोल्जर्स बहुत ही वीर होते हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने चाहने वाले को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आज मैं किन सोल्जर्स को देख रहा हूँ जो कि अपने फायदे के अलावा और कुछ देख ही नहीं सकते हैं। तभी सैदा उस लड़की को लेकर आती है और कहती है कि इसे बताओ कि कल इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन कॉर्नेल इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। इन सब बातों की वजह से कॉर्नेल बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो ऑगस्ट से पूछते हैं कि अगर मेरी जगह पे तुम होते तो तुम क्या करते। ऑगस्ट कहते हैं कि और कुछ भी कर सकता था, लेकिन जानबूझ के इन सब लोगों को खतरे में छोड़ के मैं नहीं जा सकता था। इस बात को सुन के कॉर्नेल बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने टाइम में एक बहुत ही अच्छे कॉर्नेल बनने वाले हो। अगले दिन सुबह जब हेलीकॉप्टर इन्हें लेने के लिए आते हैं तो सैदा ये चीज देख के शॉक हो जाते हैं कि गाँव के सारे बच्चे हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन सैदा ये कहती है कि वो यहीं पर रह के सबकी मदद करना चाहती है। तभी कॉर्नेल ये कहते हैं कि अगर तुम सच में इनकी मदद करना
मरना चाहती हो तो तुम्हें इनके साथ जाना पड़ेगा। और मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी इज्जत करती हो तो इस घटना को किसी के साथ भी शेयर मत करना। और एक चिट्ठी देकर कहते हैं कि इसे वहाँ पर पहुँचने के बाद ओपन करना। और जब हेडक्वार्टर से इन्हें पूछा जाता है कि ये लोग वापस क्यों नहीं आए हैं, तो कर्नल कहते हैं कि हम अपने जिम्मेदारी पे इस गांव को बचाना चाहते हैं। तो हेडक्वार्टर से कहते हैं कि कल हम तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे, इसलिए अपने जिम्मेदारी को कंप्लीट करके ही वापस आना। अब कर्नल कहते हैं कि ये कोई वॉर नहीं है, मतलब आखिरी मोमेंट पे तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, इस वजह से हमें एक प्लान की जरूरत है। अब गाँव वालों को सबसे ऊपर वाले घर में ले जाके बंद कर दिया जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, स्नाइपिंग के लिए सबसे ऊपर वाली जगह सबसे बेस्ट होता है, इसलिए आरिफ को गांव के सबसे बड़े मस्जिद के ऊपर रहने का ऑर्डर मिल जाता है। तभी आरिफ कहते कि बचपन से ही मैं मस्जिद में जाना चाहता था, लेकिन आज जाके मौका मिला है। वैसे स्नाइपिंग के साथ साथ उसका कवर अप होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसके नीचे बोरान को अलर्ट किया जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि गाँव में आने का सिर्फ 2 ही रास्ता है, लेकिन लैंडमाइन से वो लोग सिर्फ एक जगह को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से दूसरे रास्ते पे बेब्रास गैसोलीन ट्रैप बनाते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आके कहती है वो भी इनके साथ ज्वाइन करना चाहती है। कर्नल तो उसे लेना नहीं चाहते थे, लेकिन वो लड़की कहती है एक वॉर ही आदमी को वॉरियर बनाता है और मैं लाइफ में एक बार तो वॉरियर बनना ही चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद कर्नल उसे टीम में ले लेते हैं। वैसे इतना सब कुछ देखने के बाद भी आई डैम श्योर आपको पता ही नहीं हुआ कि इनका मेन प्रॉब्लम क्या है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। इनका मेन प्रॉब्लम है एमओ। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 100 सोल्जर्स इनका कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 100 सोल्जर्स को मारने के लिए 100 बुलेट्स की भी जरूरत है, और ये उनका मेन प्रॉब्लम भी है। वेल, इनके पास 100 से तो बहुत ही ज्यादा ही एमओ है, लेकिन तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। अब सब लोग एक साथ बैठ के अपने दिल के फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि शायद इनके बाद उन्हें मौका नहीं भी मिल सकता है। तभी आरिफ कहते हैं कि वो लोग यहीं पर आ रहे हैं, जिसे सुन के पूरा टीम अलर्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम अब पहले से भी बहुत ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि 100 नहीं 200 से भी ज्यादा सोल्जर्स आ रहे हैं, और आग में घी देने के लिए वो लोग एक टैंक तक को लेकर आए हैं। लेकिन इससे अब क्या ही फर्क पड़ता है, सब लोग अपने पोजीशन में जाके वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। वॉर का शुरुआत ही होता है मुस्तफा के एक लॉन्चर अटैक के साथ। दूसरी तरफ कुछ लोग छुप के आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरिफ तो यहाँ पर पहले से ही तैयार होता है और बोरान को भी अलर्ट कर देता है। बोरान उन पे फायर करके रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका गन तभी जैम हो जाता है, और इसी चीज का फायदा उठा के एक सोल्जर बोरान के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन एंड टाइम पे एसरेफ आके उसे बचा लेता है और उसे कंटिन्यू करने को कहते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर बेब्रास के साइड से आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था बेब्रास यहाँ पर मशीन गन लेकर तैयार होते हैं और कुछ सेकंड के अंदर ही सबको खत्म कर देते हैं। अब ये लोग बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, और जिस वजह से आरिफ सबको अलर्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें भी कहाँ पता था कि उनका सामना एसरेफ से होने वाला है। अब एक कार तेजी के साथ बेब्रास की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही उनका गैसोलीन ट्रैप रखा हुआ होता है। लेकिन असली खतरा यानी कि टैंक का वेट तो कर्नल और ऑगस्ट कर रहे होते हैं, और सही टाइम पे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं, और उसी के साथ आरिफ भी टपाटप बंदों को मार रहे होते हैं। लेकिन उसका असली हेडशॉट ही मिस हो जाता है। लेकिन अब ये टैंक कर्नल की तरफ फायरिंग भी स्टार्ट कर देता है। सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है, और उन्हें यहाँ से निकलने के लिए लॉन्चर की जरूरत है। एक लॉन्चर को मुस्तफा ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, और दूसरा लॉन्चर बेब्रास के पास है। लेकिन सवाल ये आता है कि उसे लेने कौन जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में यहाँ से निकलना एकदम इम्पॉसिबल है। तभी ये टैंक अपना टारगेट मीनार पे सेट कर लेता है। तभी आरिफ एक कार को रोकने की कोशिश करने की वजह से इस तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं। मुस्तफा आरिफ को वहाँ से कूदने के लिए बोलते भी हैं, लेकिन इतने में मीनार टूट चुका होता है। सबको यही लगने लगता है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तभी वो लड़की अपने लाइफ की फिक्र ना करते हुए उस लॉन्चर को यहाँ पर लेकर आती है, और वो लोग इसका यूज करके आरिफ का बदला कंप्लीट करते हैं। अब ये सोल्जर्स और भी आगे आने लगते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें यहाँ से अब निकलना पड़ेगा। तभी मुस्तफा कर्नल से कहते कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपको कवर अप करूंगा। लेकिन कर्नल को पता था यहाँ पर कवर अप करने का मतलब आत्महत्या है। तभी मुस्तफा कहते कि मेरे लड़के ने एक दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं एक हीरो हूँ, तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं हीरो तो नहीं हूँ, लेकिन एक हीरो के लिए काम करता हूँ, तो प्लीज मुझे आपको बचाकर एक बार हीरो होने का मौका दीजिए। जिसे सुन के कर्नल राजी हो जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि आरिफ उस ब्लास्ट के दौरान बच गया था और अभी भी जिंदा है। तभी आरिफ नोटिस करते कि सारे सोल्जर्स मुस्तफा के घर के पास जा रहे हैं। आरिफ उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन साथ ही में बोरान को बचाने के चक्कर में वो मुस्तफा को नहीं बचा पाते हैं। तभी मुस्तफा आरिफ को एक सेकंड के लिए रुकने
रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और तभी हमें उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। उस दिन कॉर्नेल ने कहा था कि याद रखना तुम एक सोल्जर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि आम आदमी से तुम्हारा दिल बहुत ही नरम होने वाला है। तभी मुस्तफा जोर से चिल्ला के कहते हैं कि एक सोल्जर जाएगा तो 100 लोगों को बचा के ही जाएगा, और अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं। अब इस हादसे के बाद वो लोग मेन पॉइंट पे जाने का प्लान करते हैं और इसी के दौरान इस लड़की को भी चोट लग जाती है। वैसे गाइस सर्जन के हादसे के बाद मैं बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे भी बड़ा झटका मुझे आगे मिलने वाला है। अब एसरेफ और एरिफ के अलावा पूरा टीम इस मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, लेकिन जिस चीज का डर था वही होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इनके पास बहुत ही लिमिटेड एमो है और इनके पास अब आखिरी मैगजीन बचा हुआ है। एसरेफ का टीम यहाँ पर पहुँचने ही वाला होता है, लेकिन उसी टाइम पे एक स्नाइपर एसरेफ के शरीर के इस पार उस पार गोली चला देते हैं। एसरेफ साथ ही साथ एरिफ को यहाँ पर आने से मना कर देता है और कहता है कि अगर मेरा बदला ही लेना है तो मुझे सील की तरह यूज करो और उसको खत्म कर दो। एसरेफ का ये आखिरी विश होने की वजह से एरिफ उसे ना नहीं कह पाता है और एसरेफ जब स्नाइपर का पोजीशन बता देता है तो एरिफ स्नाइपर के स्कोप के साथ साथ उसे आंख तक को उड़ा देता है और अब सब लोग ही मेन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तभी कॉर्नेल नोटिस करते हैं कि कुछ लोग इस जगह को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। अब कॉर्नेल की गन में सिर्फ एक ही बुलेट है, लेकिन उस बुलेट से एक और सोल्जर उसे बचा लेता है। अब कॉर्नेल के पास और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो खुद ही उसे रोकने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच गोली खत्म होने की वजह से बहुत से लोग हैंड गन और बहुत से लोग हाथ से ही फाइट करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब ठीक इसी टाइम पे सैदा एयरपोर्ट में पहुंच जाती है और लेटर को ओपन करके देखती है कि कॉर्नेल ने लिखा है, सैदा तुम एकदम मेरी बेटी की तरह हो और मेरी बेटी भी कभी भी किसी अन्याय को सपोर्ट नहीं करती थी। उसके लिए भी आम आदमी की सेवा करना असली धर्म था और इसी वजह से मैंने तुम्हारे अंदर अपने बेटी को देखा है। और इसे पढ़ के सैदा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। अब इसी टाइम पे कॉर्नेल जाके उस सोल्जर के हाथ को पकड़ लेता है ताकि वो बॉम्ब का यूज ना कर सके, लेकिन दूर से एक सोल्जर इन दोनों पे फायर कर देता है। अब इस चीज को देख के सब लोग जल्द से जल्द बाकी सोल्जर्स को खत्म करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कॉर्नेल को एक जगह पे बिठाया जाता है। अब हमें पास्ट के एक डिस्कशन को दिखाया जाता है। उन्हें पहले से ही ये चीज पता था कि ये लड़की आर्मी वालों को कितना हेट करती है। तभी वकील पूछते हैं कि अगर ये लड़की हमसे इतना नफरत करती है तो हम इसे बचाने क्यों जा रहे हैं। तब कॉर्नेल कहते हैं कि मेरे देशवासी को बचाना मेरा पहला धर्म है, इससे वो मुझे प्यार करता हो या ना करता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो लोग इस लड़की का एक वीडियो बना के ऑनलाइन पे पोस्ट करने वाले हैं, जिस वजह से हमारा देश का बहुत ही नाम खराब हो सकता है, जिस वजह से हमें इस लड़की को जल्द से जल्द बचाना ही पड़ेगा। तभी कॉर्नेल ऑगस्ट को एक लेटर देके कहते हैं कि इस चीज को हमेशा याद रखना और हेडक्वार्टर में बताना कि इन लोगों को यहाँ से निकलना ही मेरा आखिरी विश है, तो वो लोग कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसे कहने के बाद कॉर्नेल अपना दम तोड़ देते हैं। अब हमें कुछ प्लेन को दिखाया जाता है जो कि इन्हें रेस्क्यू करने आ रहे हैं और गांव वाले बहुत ही प्यार के साथ इन्हें आमंत्रण करते हैं। वेल गाइस, आर्मी स्टोरीज तो सबको पसंद ही आते हैं, लेकिन क्या आपको हॉरर स्टोरी भी पसंद है? अगर हाँ तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो, वरना राइट साइड पे मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लेलिस्ट है, उसे भी जाके देख सकते हो।